तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे सारे की स्टडी में। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। और आपको ट्रिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो को आसानी से ट्रिक के माध्यम से देखिए। और आपको वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 6 जिसका नेम है जल संसाधन। यानी कि जल संसाधन हमें किन संसाधनों द्वारा, यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। तो जल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ओबियसली बात है कि जल संसाधन होते क्या है, देखते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर जो 71% भाग है ना, पृथ्वी का 71%, यानी कि पूरी पृथ्वी है उसके 71% भाग पर क्या है, जल है। और बाकी जो बचा हुआ है उस पर स्थल भाग है, उसको बाद में पढ़ेंगे। आज देखते हैं पृथ्वी पर 71% भाग पर क्या है, जल है। परंतु जो पीने योग्य जल है, यानी कि जो पीने योग्य जिसे हम पी सकते हैं, लवणीय अलवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा नहीं रहती, अलवणीय जल होता है, उसकी मात्रा कितनी है, 3%। यानी कि 71% जल में से हम कितना प्रतिशत जल का प्रयोग करते हैं, 3% जल का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि 3% ही जल हमें पीने योग्य है, जिसे हम पी सकते हैं। भारत में जल संसाधन। अब भारत में जो जल संसाधन है जिनके द्वारा जल प्राप्त किया जाता है वो कौन कौन से संसाधन हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। संसाधन यानी कि जिसके द्वारा कुछ प्राप्त किया जाए। संसाधन वो होते हैं यानी कि जिसके द्वारा हम किसी को प्राप्त करें। जैसे कि धरातलीय जल संसाधन, यानी कि धरातल यानी कि स्थल भाग। जो हमारी पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो धरातल पर जो स्थल भाग हैं वहाँ पर जो संसाधन है जल को प्राप्त करने के, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो धरातलीय जल संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नदियाँ, झीलें, तालाब, तलैया, ये सब क्या है, धरातलीय जल संसाधन। आपने नदियाँ देखी होगी, इस प्रकार से रहती है। झीलें झीलें देखी होंगी, एक बड़ा सा भाग रहता है जहाँ पर से, जैसे कि कोलाई झील बीकानेर में है, तो ये झीलें रहती है, उनसे भी हमें जल प्राप्त होता है। तलैया, छोटी छोटी तलैया बन जाती है ना गाँव में, जब बारिश आती है तो बड़े बड़े खड्डे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े खड्डे नहीं, बड़े बड़े भूभाग रहते हैं जहाँ पर पानी बढ़ जाता है और तलाई जैसा बन जाता है। तालाब आप सभी जानते हैं तालाब किसे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम देख लेंगे आगे जाके। आगे चलते हैं। धरातलीय जल संसाधन है, मतलब ये जो नदियाँ, तालाब, झीलें और तलाइयाँ हैं, ये कौन है, धरातलीय जल संसाधन है। आगे चलते हैं। धरातलीय जल को केवल लगभग 690 घन किलोमीटर, यानी कि 32% जल ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि धरातलीय जो जल है उसका 32% जल हमें प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं, या फिर कृषि में, पीने योग्य, या फिर कुछ भी कार्यों में यदि हम प्रयोग करेंगे तो 32% जल का ही उपयोग करते हैं हम, धरातलीय जल का। आगे चलते हैं। नदी में जल प्रवाह। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। यानी कि जो नदी में जल का प्रवाह होता है ना, यानी कि नदी में जो जल बहता है, यानी कि नदी में जो पानी बहता है, तो नदी में जल के जल ग्रहण, यानी कि वो कितना जल ग्रहण कर सकती है, मतलब कितना जल नदी में आ सकता है, उसके क्षेत्र के आकार पर, मतलब कितनी चौड़ी है उसी के आकार के आधार पर उसमें पानी भरेगा। और नदी बेसिन यानी कि कौन कौन से डेल्टाओं से होकर गुजरती हैं, कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है, और उस क्षेत्र से गुजरने के कारण वहाँ पर वो कितनी चौड़ी है, कितनी सक्रिय है, ये सब उसके जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करते हैं। यानी कि जितनी वर्षा होगी उतना ही पानी आएगा और उतनी ही नदियाँ क्या होगी, ऊंडी होगी या फिर गहरी होगी। आगे चलते हैं। भूमि जल संसाधन। भूमि जल यानी कि जो भूमि के भूभाग से हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं भूमि जल संसाधन। तो इनके बारे में देखेंगे। जैसे कि हेडपम्प वगैरह, नलकूप, कुएँ वगैरह द्वारा जो हम खड्डा खोद के, जो बहुत ऊंडा खड्डा खोद के, बहुत ही ज़्यादा गहरा खड्डा खोद के जल को प्राप्त करते हैं, वो भूमि जल संसाधन में आते हैं। तो देखते हैं भू जल संसाधन से जिन संसाधनों से जल प्राप्त किया जाता है। भूभाग के जिन संसाधनों से, यहाँ से एक ही जगह के कर लीजिएगा, यानी भूभाग के जिन संसाधनों से जल प्राप्त किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल प्राप्त किया जाता है जिन संसाधनों द्वारा। जैसे कि कुआं रहता है ना इस प्रकार का, बहुत यहाँ पर बाल्टी वगैरह ऐसे ऐसे पानी, यहाँ से पानी निकाला जाता है, मतलब गड्ढा खोद के कुआं बनाया जाता है। तो कुओं द्वारा, बावड़ियाँ रहती है इस प्रकार की, नलकूप, हेडपम्प, बोरिंग, नलकूप यानी कि बोरिंग, हेडपम्प आप सभी ने देखा, आप सभी राजस्थान में रहते हैं। तो ये सब क्या है,
भूभाग के जल संसाधन हैं। आगे चलते हैं। इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, जल को प्राप्त किया जाता है पृथ्वी के भूभाग से, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिणी भारत की कुछ नदी बेसिन में भूमि जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत की कुछ नदी बेसिन में, जहाँ पर है ना, दक्षिण भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा पानी है क्योंकि वो तटीय इलाका है, तो वहाँ पर भूमि जल का प्रयोग सबसे सर्वाधिक होता है। लेगुन और पश्चिमी जल होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। किसी जल भराव स्थान पर बहुत सारी झीलें बन जाती है, यानी कि कोई बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, मतलब वर्षा जल, पानी का जल आता है ना, वर्षा का पानी का जल, वर्षा होती है तो बहुत सारा जल है ना एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर क्या है, पहले से बहुत सारी झीलें होती है, छोटी छोटी अनेक प्रकार की बहुत सारी झीलें होती हैं, तो झीलें बन जाती है, यानी कि बहुत सारी झीलें बन जाती हैं ना किसी स्थान पर, तो क्या है, लेगुन झीलें कहलाती है, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए, मतलब इन झीलों का प्रयोग किस कार्य में होता है, मछली पकड़ने में होता है, कृषि कार्यों में होता है, यानी कि कृषि करने के लिए वह लेगुन झीलें कहलाती है। यह कौन सी झीलें कहलाती है, लेगुन झीलें कहलाती है। क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल है। इसको ट्रिक क्या दें, मतलब जो लेगुन झीलें हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से, मतलब लेगुन झीलें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है और केरल में पाई जाती है। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है कि PUK हम पाकिस्तान को भी कहते हैं, तो पाकिस्तान में लंगूर ज़्यादा रहते हैं, तो लेगुन झीलें कहाँ पर है, PUK, यानी कि पी से जगह पश्चिम बंगाल, यू से जगह उड़ीसा और के से जगह केरल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, यदि ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, ऐसे क्या करते हो। आगे चलते हैं यूट्यूब चैनल जय सारन की स्टडी पे। जल की मांग और उपयोग। अब जल की जो मांग रहती है, यानी कि जल की मांग कहाँ कहाँ पर रहती है, यानी कि पश्चिमी भाग में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सूखा ज़्यादा है, रेगिस्तान ज़्यादा है। थार का मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में ही तो है, और राजस्थान के पश्चिम भाग जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में ज़्यादा जल की मांग रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तो जल तो है नहीं और लोग रहते हैं, तो लोग रहते तो पैसे थोड़ी मरेंगे, उनको कुएं वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो जल की मांग तो करेंगे सभी को, तो उनका उपयोग देखते हैं इसको डिटेल से। आगे चलते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि पर ही आधारित देश है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में ना सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं और क्या करते हैं, कृषि करते हैं, यानी कि यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है कृषि कार्यों में। यहाँ की 1/3 जनसंख्या, यानी कि 1/3, यानी कि 75% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है। भारत की 75% जनसंख्या तो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, और जो 25% है वो क्या है, अन्य कार्यों में संलग्न है, यानी कि कार्य कर रही है, दूसरे कार्य कर रही है, जैसे कि नौकरी वगैरह एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। धरातलीय जल व भूमि जल। धरातलीय जल यानी कि जो धरातल से प्राप्त होता है, जैसे कि हमने बताया था नदी, तालाब, कुओं तो भूमि जल में आ जाएगा ना, नदी, तालाब और कुएं, बावड़ियाँ। भूमि जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्यों में होता है, मतलब ये जो धरातलीय जल और भूमि जल है इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, कृषि कार्यों में होता है। आगे चलते हैं। इसमें धरातलीय जल का 90%, यानी कि जो धरातलीय जो जल है, जिनमें तालाब आते हैं, नदियाँ आती हैं, तलाइयाँ आती है, झीलें आती हैं, तो धरातलीय जल का जो इन सबसे जो जल प्राप्त होता है और कृषि कार्य में जो उपयोग होता है वो 90% होता है, और भूमि जल का 92% जल का उपयोग होता है, मतलब दोनों से बराबर ही होता है वैसे तो दोनों का प्रयोग। तो भूमि जल इसको याद रख लीजिएगा, छोटी सी है। सिंचाई विकास के लिए बहुउद्देशीय योजनाएं प्रारंभ की गई, यानी कि जो सिंचाई का विकास किया जाए तो उसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्टार्ट की गई सरकार के द्वारा। तो इनको देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई। भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी नागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सभी परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। इंदिरा गांधी तो सबसे ज़्यादा बनती है, और दामोदर और नागार्जुन से भी पूछ लिया जाता है, भाखड़ा नागर से भी कई बार पूछ लिया जाता है। इनके बारे में देखते हैं। सिंचाई के लिए जल की मांग। अब सिंचाई के लिए सिंचाई करेंगे ना, कृषि करेंगे तो कृषि के लिए फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, मतलब उनको सींचना पड़ेगा। तो सींचने के लिए क्या जरूरी है, तो उनके देख लेते हैं जल की जो आवश्यकता होती है। तो जल के बारे में देखते हैं। कुछ फसलों के लिए जल की कमी क्षेत्र को आवश्यकता बनाती है। कमी
क्षेत्र को आवश्यक बनाती हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में जल की कमी है तो वहाँ पर है ना कुछ फसलों के लिए जल की कमी होती है। जैसे कि हम हर क्षेत्र में कई प्रकार की फसलें नहीं कर सकते। जैसे रेगिस्तान में सिर्फ अलग रेगिस्तानी वाली फसलें का प्रयोग होगा, वैसे ही दूसरे क्षेत्रों में दूसरी फसलों का प्रयोग होता है। यानी कि क्षेत्र विशेष के आधार पर फसलों को सिंचाई की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्र के आधार पर ही फसलों को उगाया जाता है। चावल, गन्ना, जूट। चावल होता है, गन्ना होता है, गन्ने का हम शक्कर वगैरह बनाते हैं। चावल रहती है जिसको हम प्रयोग करते हैं खाने में। जूट रहता है, यहाँ जूट कर लीजिएगा, यहाँ जूट हो रहा है तो यहाँ जूट का प्रयोग होता है रेशम वगैरह इनका निर्माण में। तो आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। मतलब जूट, चावल, गन्ना आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता। इनकी कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा जल आवश्यक होता है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। जो क्या है? सिंचाई द्वारा, यानी कि नदियों तालाबों द्वारा पानी को लाया जाए या फिर किसी भूम जल या फिर धरातलीय जल के द्वारा सिंचाई की जाए। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीयकरण को प्रभावित करती है। जो सिंचाई की जो व्यवस्था रहती है वो बहुफसलीयकरण, यानी कि बहुफसलीयकरण होता क्या है, इसमें जो नेम आया है इसको देखते हैं। तो बहुफसलीयकरण यानी कि एक साल में एक ही स्थान पर 2 या 3 फसलें उगाना क्या कहलाता है? बहुफसलीयकरण कहलाता है। तो सिंचाई की व्यवस्था यदि अच्छी होगी तो हम एक ही खेत में बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं एक साल के अंदर। तो सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं सिंचाई का क्षेत्र। अब जो सिंचाई का क्षेत्र है का 76% तो पंजाब में है, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंचाई, क्योंकि पंजाब में क्या है, 5 नदियाँ हैं और नदियाँ ज़्यादा हैं तो नदियों से जल की आवश्यकता भी हमें आसानी से हो जाएगी। यानी कि जल के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंचाई सबसे ज़्यादा होगी। तो सिंचाई ज़्यादा होगी तो कितनी प्रतिशत होगी? 76%। और कहाँ पर होगी? पंजाब में होगी। और 51% हरियाणा में होगी, क्योंकि हरियाणा में क्या है, नदियाँ वगैरह तालाब वगैरह अच्छे हैं और कुओं और नलकों द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी कि इन क्षेत्रों में क्या होती है? कुओं द्वारा, यानी कि भूमजल के द्वारा यहाँ पर सिंचाई अधिक की जाती है। आगे चलते हैं जल के गुणों का हास। जो जल में गुण रहते हैं, जल के जो गुण रहते हैं, मतलब कितना शुद्ध है कितना शुद्ध नहीं है, उनका हास हो रहा है, यानी कि उनकी कमी आ रही है, जल के गुणों की कमी आ रही है। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता, यानी कि एक व्यक्ति को उपलब्ध जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण में जल प्रदूषित हो रहा है। यानी कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध है ना, जो कोई व्यक्ति रहता है जो बहुत सारे जल का प्रयोग करता है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करता है, उसका सही यूज़ नहीं करता। जैसे कि गाड़ी वगैरह धो रहा है तो क्या करेगा, बहुत सारी मोटर चला लेगा, मतलब मोटर को चला लेगा, पानी की मोटर को चला लेगा और उससे फुहारों द्वारा धोएगा, न कि एक बाल्टी में भर के धोएगा। यानी कि जल प्रति व्यक्ति उपलब्धता ज़्यादा हो रही है, यानी कि लोग क्या है, बढ़ भी रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति जनसंख्या बढ़ती हुई बढ़ रही है। अब जनसंख्या वृद्धि होने से क्या मतलब है कि यदि एक इंसान रहेगा तो 1 मटके पानी पिएगा, लेकिन 2 या 3 इंसान रहेंगे ना तो उसके 1 मटके पानी से थोड़ी चलेंगे। यानी कि जनसंख्या वृद्धि होगी ना, तो वृद्धि होगी तो जल की उपलब्धता भी अधिक बढ़ेगी। औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों में जो सामान आता है, जैसे कि गन्ने से यदि चीनी बनानी है, अब गन्ने को धोते हैं ना पहले, तो चीनी को डायरेक्ट उसमें मिट्टी में थोड़ी धो लेंगे। तो औद्योगिकरण से जल प्रदूषित है, यानी कि जल को धोने के लिए, यानी कि कोई भी उद्योग रहता है उसमें जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जल से कच्चे माल को धोया जाता है, फिर उसके बाद में उसको आगे भेजा जाता है और आगे भेजकर उसको शुद्ध किया जाता है। यानी कि औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों से भी जल प्रदूषित हो रहा है। जल सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, उद्योगों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। जल में जल रहता है ना सूक्ष्म जीवों से, यानी कि सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे प्रदूषण हो रहा है ना, यानी कि उद्योगों से है ना बहुत सारा गंदा पानी निकल रहा है जो दूसरी नदियों में जाकर मिल रहा है, उससे प्रदूषित कर रहा है। रासायनिक पदार्थ यानी कि उद्योगों से निकला हुआ कूड़ा कचरा, अन्य अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो जल में घुल जाते हैं और उद्योग जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। जल संरक्षण व प्रबंध, अब इन सभी प्रदूषणों से बचने के लिए है ना सरकार ने क्या किया, जल का संरक्षण व प्रबंध किया। यानी कि जल को कैसे बचाया जाए उसके लिए जल का संरक्षण यानी कि बचाना और प्रबंध यानी कि उसके उपाय किए गए। अब कौन कौन से उपाय किए गए, कौन कौन सा संरक्षण किया गया देखते हैं। प्रदूषण से बचाओ यानी कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए,
यानी कि जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उद्योगों का जो कचरा वगैरह है उनको कहीं गाड़ दिया जाए, या फिर डायरेक्ट पानी को शुद्ध किया जाए, या फिर किसी दूसरे कार्यों में प्रयोग किया जाए, जिससे है ना उसको नदियों में ना बहाया जाए, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित नहीं होगा। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल जो जल रहता है उसको इधर उधर बहाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका संग्रहण करना चाहिए, यानी कि भूमि में टाँका वगैरह बना लिए जाने चाहिए। जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी कि जल का पुनः उपयोग करना चाहिए। यानी कि एक बार यदि जैसे कि हमने बर्तन वगैरह मांज लिए, तो मांजने के बाद में ना जो पानी बचता है उसका प्रयोग किसी अन्य काम में हो जाता है, जैसे कि पेड़ पौधों में डाल दो या फिर किसी भी अन्य कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिए, इधर उधर नहीं बहाना चाहिए। यानी कि जल का पुनः उपयोग होना चाहिए और पुनः चक्रण होना चाहिए। लंबे समय तक जल की पूर्ति के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि जल की आवश्यकता हमें पड़ती ही रहेगी, और यदि जल खत्म हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो जल की लंबे समय तक पूर्ति के लिए, यानी कि जल का लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए जल का संरक्षण यानी कि उसका बचाव आवश्यक है। आगे चलते हैं। जल का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग। अब जो कम गुणवत्ता वाले जल रहता है उसका उपयोग, अब कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग कैसे करेंगे? तो अपशिष्ट जल औद्योगिक अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जो जल रहता है यानी कि प्रदूषित जो जल रहता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? अग्निशामक, यानी कि जो फायर ब्रिगेड रहती है उसमें किया जाता है। फायर ब्रिगेड में, उद्योगों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग क्या कहता है, कहाँ पर किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। इस तरह से नगरों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए प्रयोग में किया जाना चाहिए। यानी कि स्नान करने के बाद में जो जल बहता है उसको कलेक्ट किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए। बर्तन धोने के बाद में जो जल रहता है उसको इकट्ठा किया जाए, उसको उन दोनों को क्या कर लिया जाए, एक पेड़ पौधों वाले बाग में या फिर कहीं पर भी डाल दिया जाए। इससे पेड़ पौधों को पानी मिल जाएगा और हमारे बर्तन वगैरह भी धुल जाएंगे और हम नहा भी लेंगे। तो इस प्रकार से जल का प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ जाओ, समझिए, जल का प्रयोग किया करो अच्छे से, आई समझ में? अरे इधर उधर मत दौड़ा करो है। जल संभर प्रबंधन, आगे चलते हैं। जल संभर प्रबंधन होता क्या है? यानी कि जल का संभर यानी कि एक उपयुक्त प्रबंध किया जाना चाहिए। तो देखते हैं, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय है, यानी कि जो पृथ्वी पर जो जल है, और भूम जल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो जल है, संसाधनों के दक्ष प्रबंध, यानी कि इन संसाधनों का क्या किया जाना चाहिए, मतलब जो भूम जलीय संसाधन है, धरातलीय जल संसाधन है, उनका दक्ष प्रबंध किया जाना चाहिए। कि एक अच्छा यानी कि एक कठोर दक्ष यानी कि कठोर एकदम सटीक प्रबंध किया जाना चाहिए। तो तालाब कुओं द्वारा भूमि जल का संभर प्रबंधन किया जाना चाहिए, मतलब अच्छे तालाब बनाने चाहिए, तालाबों का मरम्मत किया जाना चाहिए, इन सभी का प्रयोग अच्छे से किया जाना चाहिए, मतलब मरम्मत की जानी चाहिए। हरियाली देखते हैं, हरियाली है क्या? हरियाली परियोजना या फिर हरियाली योजना। हरियाली चैनल सरकार द्वारा लागू जल संभर विकास परियोजना है। हरियाली जो परियोजना है ना, वो जल का बचाव करने के लिए जो जल संभर परियोजना है उसको हरियाली के नाम से जाना गया है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण, अब जो हरियाली का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण जनसंख्या को पीने योग्य जल मिले, यानी कि अच्छा जल मिले ग्रामीण जनसंख्या को। सिंचाई हो, यानी कि जल की इतनी उपलब्धता हो सके जिससे वो सिंचाई कर सके, यानी कि अपने खेतों में पानी को पहुंचा सके। मत्स्य पालन हो, जिससे उनको रोजगार मिल सके, यानी कि मत्स्य पालन यानी कि मछलियों का पालन कर सके वो उनके तालाबों में, नदियों में, झीलों में, कहीं पर भी। और वन रोपण, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे वन रोपित किए जाए, यानी कि उगाए जाए, के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाया जाए। जल को संरक्षण कैसे किया जाए, जल का कैसे योग्य किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, उसको योग्य बनाया जाए। तो ये सब किस में आते हैं? हरियाली परियोजना के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश और अरावली पानी अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के विभिन्न जल संरक्षण संरचनाएं, जैसे कि अंतर्स्रावी तालाब, जोहड़ की खुदाई की गई तथा जल को रोक के बांध बनाए गए। यानी कि जो नीरू मीरू कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या किया गया, मतलब जो नदियों का जल है उसको एक तरफ साइड में इकट्ठा कर लिया गया और वहाँ पर एक तालाब जैसा बना लिया गया, मतलब उसको बांध बना लिए और उनको रोक लिया गया। और जब भी जल की आवश्यकता होती थी तो खेतों में वहाँ से जल को पहुँचा दिया जाता था, या फिर पीने योग्य जल यूज़ में किया जाता था।
आगे चलते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण के बारे में देखते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? तो वर्षा यानी कि बारिश आती है ना, उसके पानी का जो संग्रहण किया जाता है, उसके पानी को जो इकट्ठा किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो वर्षा जल संग्रहण देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाना, यानी कि पानी की जो उपलब्धता है, यानी कि जो पानी की आवश्यकता है उसको बढ़ाना है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकना। भूमिगत यानी कि भूमि से जो जल प्राप्त होता है उसके जो नीचे होने का जो स्तर होता है, मतलब जो घटता जा रहा है, तो उसके स्तर को बढ़ाना है। यानी कि जब हम भूमि में जल को, भूमिगत जो जल रहता है उसको बढ़ाएंगे तो आसानी से हम जल प्राप्त कर सकेंगे। भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतही जलाशयों जैसे कि झीलों, तालाबों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण कुंड, टांका, डका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है। टांका क्या होता है? टांका रहता है कि एक ढका हुआ भूमिगत एक टंकी रहती है, मतलब ढकी हुई रहती है टंकी। जैसे कि हम टैंक बनाते हैं ना घर के अंदर, उस प्रकार की रहती है। जो टैंक रहता है ना, पानी का टैंक नहीं रहता क्या ज़मीन के अंदर, उस प्रकार की रहता है टांका। पानी के नाम से जानी जाती है, जिसका निर्माण घर अथवा गाँव के पास संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब टांका किस प्रकार रहता है? जैसे कि घर है ना, इसमें यहाँ पर भूमिगत एक टंकी बना ली है ना, टंकी। अब जैसे ही बारिश आएगी ना सॉरी जैसे ही बारिश आएगी ना, तो इसका छत पे पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया बारिश का। अब उस पानी को है ना पाइपों के द्वारा यहाँ से ले जाके इस टंकी में पहुँचा दिया जाता है। और ये टंकी क्या है, नीचे से क्या रहती है, नीचे से यहाँ पर प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं रहता है इसमें। और इसका जो जल रहता है वो पृथ्वी रहती है ना, पृथ्वी, उसमें खट्टा होता जाता है, मतलब भूमिगत जल बढ़ता जाता है। तो ये टांका इस काम आता है, मतलब वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है इसमें। तो राजस्थान में वर्षा जल जो संग्रहण की विधि है उसे क्या कहते हैं? टांका या कुंडा कहते हैं। कुंडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। भारतीय जो राष्ट्रीय जो जल नीति है जो कब लागू की गई? 2002 में। की मुख्य जो विशेषताएं उसके बारे में देखते हैं। तो पेयजल यानी कि पीने योग्य जो जल है सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, मतलब उपलब्ध कराना क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसकी? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की ये पहली प्राथमिकता है। जल संरक्षण के सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जल का जो बचाव करने के लिए जो विधियां हैं उनकी सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा, विनिमय, प्रेरकों और अनुकर्मक द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। शिक्षा विनिमय करना चाहिए, यानी कि शिक्षा का आदान प्रदान करना चाहिए, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए और जल के महत्व को समझाया जाए। प्रेरकों यानी कि जो प्रेरक रहते हैं जिनसे हम अच्छे से समझ पाते हैं, उनसे समझना चाहिए। अनुक्रमणांक के द्वारा, मतलब जो अनुक्रमणांक रहते हैं, मतलब नंबर सिस्टम रहता है, उसके द्वारा भी हमें समझना चाहिए कि इतना प्रतिशत जल रह गया, यदि हम इनका ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जल क्रांति अभियान 2015 से 16 में दिया गया है। 2015 से 2016 तक जो जल क्रांति अभियान चला उसके बारे में देखते हैं। तो जल क्रांति अभियान कब से कब तक चला? 2015 से 2016 तक चला। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया जो क्या था देखते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति जल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? जल आवश्यक होना चाहिए, उसके पीने योग्य जल होना चाहिए। तो ये उसका उद्देश्य रखा गया जल क्रांति अभियान का। स्थानीय निकायों, जैसे कि स्थानीय जो निकाय रहती है, यानी कि जो सरकारी स्कूल वगैरह जो भी रहती है, सरकारी संगठन एवं नागरिकों, यानी कि जो नगर में जो लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, जैसे कि गांव के जो लोग रहते हैं, उनको उनमें जल के महत्व को समझाना, यानी कि उनको ये समझाना है कि जल कितना आवश्यक है। इसका उद्देश्य रखा गया, इसका एक लक्ष्य रखा गया। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जल संरक्षण संचार माध्यम जैसे कि रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, रेडियो के द्वारा यानी कि एफएम वगैरह के द्वारा, टीवी चैनलों में प्रसारित करके, प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों के द्वारा,
पोस्टर लगा के इधर उधर पोस्टर लगा के जल के महत्व को समझाया गया। प्रतिस्पर्धा निबंध यानी कि जो निबंध भी बनाए गए प्रतिस्पर्धा वाले निबंधों का प्रयोग किया गया, प्रतियोगिता माध्यम रखा गया जल के महत्व को समझाने के लिए। तो ये चैनल हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अंत तक। और यूट्यूब चैनल हमारा जैसा रैंक स्टडी नेम से है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो की PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आसानी से क्लिक के माध्यम से हमारी सारी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप आसानी से वहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जैसा रैंक स्टडी में। आप सभी को यहाँ पर PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और सभी को वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सभी वीडियो आपको वहाँ पर। एंजॉय वीडियो विद ट्रिक के साथ वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम जी के।